किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगे तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने के लिए फिक्स है, मतलब एक्सिस, तो एक्सिस से उस पॉइंट को, फोर्स लगने वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, वेक्टर आर, ये वेक्टर फोर्स। एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये वेक्टर आर और ये जो फोर्स का बीच का एंगल है वो काउंट करेंगे, या फिर आप ये एंगल काउंट करेंगे, दोनों एक ही बात हुआ। तो जो टॉर्क होता है वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट कहने का मतलब पोजीशन का क्रॉस प्रोडक्ट, ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ मास, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड के टर्म में लेके जाएं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। और अगर इस आर साइन थीटा को ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, कहां से? फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां पर? लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है उस लाइन ऑफ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आर साइन थीटा। इसी को कहा जाता है लीवर आर्म, इसी को कहा जाता है लीवर आर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड के सिर्फ बात करें तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। इसे लीवर आर्म को मोमेंट आर्म भी कहते हैं और मोमेंट आर्म भी इसका नाम है, आर्म भी नाम है। तो टॉर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना टॉर्क के कहीं पर रोटेशन नहीं होगा और टॉर्क होने के लिए फोर्स का होना जरूरी है। नेट फोर्स भले ही जीरो हो जाए लेकिन फोर्स का होना जरूरी है। फोर्स होगा तो ही टॉर्क होंगे, अदरवाइज टॉर्क नहीं होंगे। और टॉर्क जो है मैथमेटिकली हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब आर क्रॉस एफ, या उसे फोर्स और लीवर आर्म का मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। लीवर आर्म का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ फोर्स, उसे कहते हैं हम लोग लीवर आर्म। अगर इसकी यूनिट वगैरह की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगा, देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट मीटर। तो इसे लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क जैसा ml/t-2, ये हो गया डायमेंशंस। अब ये पूछा जाएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर, तो ये एक्सियल वेक्टर है। मैंने कल ही बता दिया था कि बहुत सारे वेक्टर जो एक्सियल वेक्टर कौन कौन से है वो मैंने लिखा दिया था एक साथ, ठीक है। टॉर्क ये एनालॉग है, किसका एनालॉग है? फोर्स का एनालॉग है, एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है। इन रोटेशन, रोटेशन में फोर्स का जो एनालॉग है वो है टॉर्क। तो लिखते थोड़ा सा इसके बारे में। टॉर्क, द क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मोशन, द क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मोशन, which required for rotational motion, the quantity which required for rotational motion, full stop दे करके, mathematically torque is moment of force about axis of rotation. Torque is moment of force about axis of rotation.
मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अब उसके नीचे डायग्राम बना के सभी बातें लिख डालें। का वैल्यू एफ बोलेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को बोलेंगे तो आर इंटू अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो इसे कहते हैं आई। तो एक रिलेशन और हमेशा वैलिड है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां पर ए इक्वल टू हमने यूज किए हैं आर अल्फा। ए है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बात भी लिखेंगे साथ में। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके करते चलते हैं टॉर्क से रिलेटेड। पहला सवाल तो इसमें जो इस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है जो ये पॉइंट के अबाउट रोटेशन करना है, ये एक्सिस हो गया उसका, फिक्स्ड है इसके अबाउट, एक फोर्स लग रहा है जो कि यहीं से पास करता हुआ नजर आ रहा है। ये 10 मीटर है, ज्यादा हो गया, 1 मीटर है, और ये फोर्स 10 न्यूटन है। दूसरा ये 4 मीटर है, यहाँ फोर्स लग गया ऐसा 20 न्यूटन का। तीसरा ऐसा 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 6 मीटर है, ये एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। चौथा इस तरीके का 30 न्यूटन का फोर्स है, 5 मीटर है, ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालना है। पहले आप ट्राई करो तो देखते पहले से कितने लोगों को आता है। देखिए चलिए मैं बनाता हूं। सबसे पहले डायरेक्शन तय करते हैं। तो देखिए कैसे डायरेक्शन तय करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना उसको ऐसे पकड़ लीजिए, मतलब पेन को आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। फोर्स अब देखिए कि जैसे इस साइड से लग रहा है तो कैसा रोटेशन हो रहा है, इधर से लग रहा है तो कैसा रोटेशन हो रहा है, इधर से लग रहा है तो कैसा रोटेशन हो रहा है। बस वो डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में, क्योंकि जब भी चीजें रहेगी तो प्लेन में रहेगी, 2 डायमेंशन में रहेगी, तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस प्लेन में आर है उसी प्लेन में एफ रहेगा, और आर और एफ पे परपेंडिकुलर टॉर्क लगने वाला है। तो डायरेक्शन 2 ही आने वाली है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लीजिए हमने फोर्स ऐसे लगाई, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई इधर से लगाया तो क्लॉकवाइज। और पेज पे देखेंगे ऐसा, तो आप बताओ आपके लिए कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज। और कोई ऐसे लगाया तो बस ऐसे ही देखना, सिंपल। तो ये पॉइंट के हिसाब से देखो। अब टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा, या फिर साइन 180 हो जाए तो भी 0। तो इस केस में देखिए पोजीशन वेक्टर यहां से निकालिए और इस जगह में आके लगा दीजिए, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, ठीक है। और अगर कोई फोर्स ऐसे पास करता, यहां से ऐसे लेकर के ऐसे पास करता, कोई भी फोर्स ऐसे पास करता, तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर और ये हुआ फोर्स। तो दोनों का बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो दोनों सिचुएशन में टॉर्क 0 होंगे। मतलब सीधा सीधा आपको ये ध्यान रख लेना है कि अगर कोई फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट करता हो क्या ध्यान रखना है, अगर कोई फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट करता हो या फिर उससे पास करता हो, तो उसका टॉर्क हमेशा ही क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसका भी टॉर्क हो जाएगा 0 और इसका भी टॉर्क
जीरो। डायरेक्शन कौन सा होगा? जब जीरो है तो डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं। हाँ, ऐसा कर रहे हैं। जब जीरो है तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कराना। तब ऐसे समझ लो ये ऊपर है और ऐसे रोटेशन करा रहे हैं, तो बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये वाला डायरेक्शन हुआ रोटेशन का। तो जब एक फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं तब दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। मल्टीपल फोर्स हो सकता है पर एक बार में एक ही फोर्स के बारे में सोच करके डायरेक्शन निकालना है। उसी तरीके से इस पॉइंट को पकड़ करके ये वाले फोर्स के बारे में डायरेक्शन सोचते हैं। पॉइंट यहाँ है, फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया उसका क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स के बारे में सोचते हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहा है तो ये डायरेक्शन हो गया इसके द्वारा एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स का जीरो, बराबर। तो डायरेक्शन समझ में आए? कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? कैसे निकालेंगे बताओ तो? क्या बताया मैंने डायरेक्शन निकालने की? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसे पकड़ेंगे, ठीक है, पेन के हिसाब से, और फोर्स को लगाएंगे जैसे लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा लेंगे और जो डायरेक्शन आ रहा है उसे लिख लेंगे। जिस फोर्स के बारे में निकाल रहे डायरेक्शन उस वक्त दूसरे फोर्स के बारे में, मतलब ऐसा मानेंगे कि दूसरा फोर्स ही नहीं है, ठीक है, अपन ही है इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में अब ये देखो ये एंगल कितना है 90, तो एंगल 90 है तो ये तो डायरेक्टली लीवर आर्म हो गया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 इंटू क्या लिख देंगे हम 4, डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज प्लस। अब इसमें आएंगे तो ये हुआ आर वेक्टर, बराबर, जिसका लेंथ कितना है 6। तो आर वेक्टर को आप आगे बढ़ाइए और ये फोर्स को आप आगे बढ़ाइए। तो अब देखो ध्यान से, ये एंगल 150 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 ना, 30 होगा ना। तो इसके जो लाइन ऑफ फोर्स है उस पे परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। तो बताओ आर साइन थीटा की जगह पे क्या यूज करूंगा 30 या 150? 30 ना, तो 30 यूज करूंगा तो 10 इंटू 6 इंटू साइन 30 डिग्री। डायरेक्शन कौन सा है इसका क्लॉकवाइज, वो मैंने लिख लिया। फिर प्लस इसके लिए बात करा मैंने, तो देखो इसका लाइन ऑफ फोर्स ये वाला, ये लेंथ कितना है 5 मीटर, ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा साइन 60, तो 30 इंटू 5 साइन 60। डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मैंने लिख लिया। अब सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेता हूँ। ये हो गया 80 एंटी क्लॉकवाइज प्लस साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 30 क्लॉकवाइज प्लस साइन 60 √3/2 हो जाएगा, तो 15 75 √3 एंटी क्लॉकवाइज। देखने से लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है और क्लॉकवाइज का वैल्यू छोटा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेता हूँ, 80 प्लस 75 √3 और माइनस 30। इसका मतलब प्लस साइन हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज को, तो नेट डायरेक्शन किसका होगा एंटी क्लॉकवाइज का। जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन होगा, जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो 80 माइनस 30 कितना हो गया 50 प्लस 75 √3, इतना डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज ये मैग्नीट्यूड के साथ। जमा क्या बातें बना दो। वो हो जाए तो ये वाला बनाना।
इसमें डायरेक्शंस वगैरह तय कर लेना, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। आप कहीं लिख लेना है कि जब लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ इंटरसेक्ट कर जाए या पास करे तो टॉर्क जो है वो 0 होता है। $175 कितना प्लस 32 30√3 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 6 sin 60 लेना था, यहाँ पर तो 10 ही लेना था। यहाँ पर 20 sin 30 लेना है, यहाँ पर 15 sin 30 लेना है। अब देखिए ये दूसरा टाइप का, इस टाइप का सवाल हो गया, समझ गया? कितने लोगों को समझ गया वो डायरेक्शन? ठीक। अब ऐसे टाइप के दूसरा सवाल आता है, एक रॉड है, एक पॉइंट के अबाउट जो है वो फिक्स कर दिया, रोटेट कर दिया ऐसा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इसे छोड़ दिए फ्रीली रोटेट होने के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा जाता है, इनिशियल वाला क्या है। तब देखिए सबसे पहले इसका जो वजन है mg वही सेंटर से काम करेगा, सेंटर ऑफ मास से यहीं पर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया L/2, तो ये इस पॉइंट के बाद टॉर्क क्रिएट करेगा। कितना टॉर्क क्रिएट करेगा? mg इंटू L/2, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। तो इसका मतलब हो गया mg इंटू L/2 और I हो गया अबाउट 1 पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से एक L एक m भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 इधर लाएंगे, तो 3g/2l ये हो गया अल्फा की वैल्यू इनिशियल वाला उस मोमेंट पे। ठीक है, इस मोमेंट पे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे रॉड ऐसा हो जाए तो फिर बदल जाएगा ना चीज़ें, क्योंकि सेंटर यहाँ आ जाएगा, mg इधर आ जाएंगे, फिर एंगल अलग हो जाएगी, तो अलग अलग मोमेंट पे वो बदलते रहेगा। ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है, बराबर। अब अगर हमको a निकालना तो a इक्वल टू होता है r इंटू अल्फा इनिशियल वाला। तो r मतलब यहाँ से लेके ये वाला यही सर्कल हुआ ना, ये r हो गया, सेंटर ऑफ मास तो यही है। तो r की जगह पे कितना यूज करेंगे अपन? L/2, और अल्फा की जगह 3g/2l, तो ये L कैंसिल हो गया, कितना जगह 3g/4, ये हो गया इनिशियल एक्सेलरेशन। बना दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये L/4 पे है, रॉड है, मास m, लेंथ l, फ्री कर दिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, a इनिशियल अल्फा इनिशियल निकालने। L/4 नहीं, L/5 कर दीजिए। यहाँ से mg काम करेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 माइनस L/5, 3l/10, तो mg इंटू 3l/10 इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा, m एक l 9g
बाई 10L, ये हो गया अल्फा इनिशियल, एक्सेलरेशन इनिशियल आर अल्फा 9g/10L इंटू आर की जगह पे 3L/10, 27g/100 बराबर आया क्या बताइए? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गड़बड़ किया मैंने। हाँ, ml²/12 प्लस m 3L/10 का स्क्वायर बराबर। तो 3mgl/10 इक्वल टू यहाँ पर ml² कॉमन ले लेता हूँ 1/12 प्लस 9/100 3g/10 L इक्वल टू 1200 और इधर हो जाएगा 100 प्लस 208 ना बराबर इंटू अल्फा इनिशियल अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 360g/208L। आया क्या इतना? अच्छा हाँ, पर पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर हम यहाँ मान लेंगे तो पूरा वजन तो इतना ही यहीं पर लगेगा ना। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट, ये हमारा L/5 पॉइंट, इसका वजन इधर काम करेगा और इसका वजन इधर से, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, इस साइड का वजन उससे एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा बराबर। ये पूरा का पूरा गड़बड़। ये डिस्टेंस है L/5, तो यहां जो वजन काम करेगा वो इस साइड का मास m/5 इंटू जी। L लेंथ में m मास है तो L/5 लेंथ में m/5 मास होगा और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/10। ये इस साइड का टॉर्क हुआ और इस साइड मास हो गया 4m/5 इंटू जी इंटू इस साइड का लेंथ बचा कितना? 4L/5 ना, तो उसका आधा 2L/5, ये इस साइड का टॉर्क हुआ। तो ये टॉर्क बड़ा है तो नेट टॉर्क जो हो गया वो हो जाएगा 4mgl इंटू 2/25 माइनस mgl/50। इसको I इंटू अल्फा के बराबर करना है, I अबाउट O। इसे 50 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15 mgl/50। I अबाउट O अभी निकाले थे, कितना निकाले थे? ml² 208/120 ना, ऐसा ही कुछ था ना। हाँ 1200 था नीचे, हाँ नीचे 1200 था। तब यहाँ से एक m एक l एक m एक l, एक 0 कैंसल, 5 से ये 3 कैंसल, तो ऊपर में हो जाएगा 3g इंटू 120/20
8L, ये हो गया अल्फा इनिशियल। गड़बड़ हो गया था उसमें, इस साइड का मास तो इस साइड काम करेगा ना बराबर, एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा। गलती से ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन से फंस गया। अब देखिए दूसरा इस टाइप का रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये रॉड है, इसमें दो सपोर्ट लगा दिए, एक इस एंड पे ए है और एक साइड पे बी है। इस रॉड का लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है और मास सपोज 10 kg है। इस पे एक और मास यहां रख दिए सपोज 20 kg का, ये यहां से 2 मीटर की दूरी पर। तो बोला गया कि फोर्स बाय ए निकालो, फोर्स बाय बी निकालो, रिएक्शन बाय ए, रिएक्शन बाय बी। ठीक है, ऐसे टाइप के भी सवाल आते हैं, देखे होंगे ना आप लोग। तो इसके लिए क्या करना रहता है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि 20 kg का वजन नीचे की तरफ 200, जी की वैल्यू 10 लेते जा रहे हैं, और 10 kg सेंटर ऑफ मास यहाँ काम करेगा तो उसका 100। तो ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर, बराबर है ना। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन Na ये हुआ और इसका नॉर्मल रिएक्शन Nb ये हुआ। तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तभी रहता है, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब ना तो वो ट्रांसलेट हो रहा है, ना ही वो रोटेट हो रहा है। ऐसे किसी सिस्टम में जिसमें नेट फोर्स 0 हो बट नेट टॉर्क 0 ना हो तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएंगे। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं हो, नेट टॉर्क 0 हो जाए तो वो कहलाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बराबर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब रोटेट नहीं होना, ठीक है। और अगर दोनों 0 हो जाएगा तो फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, और दोनों नॉन 0 हो जाए तो किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं किया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, जितना ऊपर वाला उतना नीचे वाला। तो एक रिलेशन हो गया Na प्लस Nb, उसकी वैल्यू 200 प्लस 100 300, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल देना है। तो किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल देना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां से नॉर्मल पास कर रहा है उसमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। वैसे किसी पॉइंट के बाद जब टॉर्क हम लोग निकालते रहते हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे पॉइंट कंसीडर करें जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास कर रहा हो। क्यों ऐसा कंसीडर करते हैं? क्योंकि जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं उससे अगर ज्यादातर फोर्स पास कर गया तो उस फोर्स का कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा, उस फोर्स का टॉर्क हमको नहीं निकालना पड़ेगा, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशंस को सॉर्ट करने के लिए ऐसे पॉइंट को कंसीडर करते हैं जहां से ज्यादा फोर्स पास कर रहा है। इस सिचुएशन में तो कोई भी पॉइंट पकड़ो तो एक ही फोर्स पास कर रहा है, इससे भी एक ही कर रहा है, इस पॉइंट को भी पकड़ोगे तो एक ही कर रहा है, इस पॉइंट को भी पकड़ेंगे तो एक ही कर रहा है, इस पॉइंट को भी पकड़ेंगे तो एक ही कर रहा है। इसलिए कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो आंसर बराबर आने वाला, पर एक अननोन को हमको गायब कर देना है। तो मान लीजिए Nb को हमको गायब कर दिया, तो इसी के अबाउट हमने पकड़ ली, इस पॉइंट को वो कह दिया। तो टॉर्क अबाउट बी, उसका खुद का टॉर्क तो 0 हो गया। 100 का टॉर्क ये डायरेक्शन होंगे, 200 का भी ये डायरेक्शन होंगे, और Na का ये डायरेक्शन होंगे। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, जो दोनों सेम डायरेक्शन वाला को सेम साइड रखो, अपोजिट डायरेक्शन वाले को अपोजिट साइड रख दो और इक्वल कर दो। ऐसा करो या फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा? क्या करो बताओ? इक्वल कर दो। तो ये 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500 प्लस 200 इंटू 8 कितना? 1600 इक्वल टू Na इंटू 10। ठीक है, ये हो गया। यहां से 0 कैंसिल हो गया। 50 प्लस 160 तो 210 इक्वल टू Na। अब जब Na आ गया तो Nb आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 300 होना चाहिए। तो Nb की वैल्यू 90। तो एक इस टाइप के भी सवाल आते हैं, ये लिख ले। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है सर।
ए बी एन ए एन बी निकालना है। रॉड 20 kg का है, लेंथ 10 मीटर है। यहाँ एक मास रख दिया मैंने 10 kg का, ये यहाँ से 2 मीटर पे है, ये यहाँ से 6 मीटर पे, ये यहाँ से 2 मीटर पे है। कितना 150 NB 1, ये भी 150, दोनों बराबर बराबर। ठीक, ये वाला निकालो, x निकालना है इसमें ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसमें तो एक ही सपोर्ट है, तो इसी के अबाउट होना चाहिए। इधर जो होगा देखो, ये x है 50 इंटू x, टॉर्क क्रिएट करेगा ऐसा डायरेक्शन में, और जो वजन है 20 kg वो कहाँ होगा, 4 और 5 यहाँ से होगा। 20 बोले तो 200, कितना दूर होगा ये 1 मीटर, और इसका टॉर्क ऐसा होगा तो बराबर होना चाहिए 200 इंटू 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 मीटर, मतलब इसको एकदम एंड पॉइंट पे होना चाहिए। हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ गया। अगला होता है ऐसा लेडर टाइप का, देखिए लेडर प्रॉब्लम। ऐसा कुछ है, ध्यान देंगे बढ़िया से। ये रॉड है जिसका मान लीजिए मास मैंने रखा 10 kg, लेंथ मैंने रखा 8 मीटर। ये एंगल मैंने दिया 30 डिग्री या 37 डिग्री। अब ये पॉइंट को कह दिया बी और इस पॉइंट को कह दिया ए। तो ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजेंटल है सरफेस। तो रॉड को होल्ड रखने के लिए यहाँ फ्रिक्शन जरूरी है कि यहाँ फ्रिक्शन जरूरी, नीचे फ्रिक्शन जरूरी है। ऐसे करके जब कोई चीज़ ऐसा रहेगा तो नीचे ही वाला फ्रिक्शन ही से रोकेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होगी इधर जाने की। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो यही फ्रिक्शन की वैल्यू बोलता है कई बार निकालने के लिए और कई बार नॉर्मल निकालने के लिए। तब देखो पॉइंट ए पे इसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, तो इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ एन कह देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। इस जगह में वॉल स्मूथ है, म्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ म्यू नॉन जीरो है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो ये वाला एन बी हो गया। अब और कोई फोर्स लगेगा यहाँ पर एम जी रॉड का। तो रॉड का मास है 10 kg, लेंथ है 8 मीटर, तो 4 मीटर पे मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो लेंथ हो गया वो कितना मीटर 4 मीटर। यहाँ पर वजन 10 kg के बजाय 100 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे। ऐसा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई फोर्स है इसके अलावा, और कोई फोर्स नहीं है। अब टॉर्क बैलेंस करना है। तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए पहले तो एक चीज है कि जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे रहना है, जितना लेफ्ट का उतना ही। तो उससे ये समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शन है ये एनबी के बराबर होगा न्यूमेरिकली। फ्रिक्शन और एनबी इक्वल होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ऊपर कौन है एन ए, नीचे कौन है 100। तो एन ए और 100 क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, अब फ्रिक्शन हमको निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है, यही आइडेंटिफाई करना है। या बोल देगा कि म्यू निकालो, म्यू निकालो, ऐसा बोल सकता है।
तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम कोई भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो करना है। तो फिर कोई भी पॉइंट के बाद कर सकते हो, आपको मन है तो इस पॉइंट के बाद करो, आपका मन है तो इस पॉइंट के बाद करो, ये पॉइंट के बाद करो, ये पॉइंट के बाद करो। लेकिन मैंने बोला था कि ज्यादा अच्छा होता है वो पॉइंट सेलेक्ट करना जहां से तो सबसे ज्यादा फोर्स तो ए से ही पास कर रहा है, तो ए के अबाउट ही हम टॉर्क निकाल लेते हैं। मतलब नेट टॉर्क अबाउट ए को जीरो करना, नेट टॉर्क अबाउट ए को जीरो करना। तो अगर नेट टॉर्क अबाउट ए को जीरो करना है तो इसका एन ए का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का भी टॉर्क। क्यों होगा फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो? क्योंकि ये वहीं से पास कर रहा है। एन ए का टॉर्क जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये भी वहीं से पास कर रहा है। तो टॉर्क सिर्फ दो ही का हुआ, ये 100 वाले का और ये एनबी वाले का। तो बताओ 100 वाले के हिसाब से अगर आप डायरेक्शन तय करोगे तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये डायरेक्शन होगा क्या रोटेशन का? और रॉड ऐसा है, इस एनबी की वजह से तय करो तो डायरेक्शन ये होगा क्या? क्या डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है? तो दोनों को प्लस माइनस करूं कि इक्वल कर दूं? इक्वल कर दो। तो इसका जब निकालने जाएंगे तो 100 इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ये वाला डिस्टेंस। तो आप ध्यान रखना रॉड में अगर ऐसा रहेगा, रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो ये l/2, ये कितना? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में ही रहता ना, तो l/2 जिसकी वैल्यू यहाँ कितना है 4 मीटर, उसका ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया 4 cos 37। आपको हमेशा वैसे ध्यान रखना जनरल टर्म में l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा बराबर। l क्या है वहां पर? रॉड का लेंथ। और ये 100 का मतलब mg, 100 का मतलब mg। अब देखिए ध्यान से, इस NB की बात करते थे, NB का लाइन ऑफ फोर्स तो ये है, तो लाइन ऑफ फोर्स पे कहां से परपेंडिकुलर चाहिए? पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो यहां पर मैंने लिखा 100 इंटू 4 cos 37 इक्वल टू NB इंटू ये बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो ये लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर बोलो ड्रॉ करेंगे तो यही वाला डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? और ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला है, हाँ या ना? ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? l साइन थीटा होगा ना। ये पूरा लेंथ l, तो पूरा लेंथ कितना है? 8 मीटर। तो इस जगह में क्या हो जाएगा? 8 साइन 37। बस हो गया, निकाल लेना। NB की वैल्यू कितनी हो गई? 100 इंटू 4 इंटू कॉस 37 अभी बाय 8 इंटू साइन 37, ये हो गया कॉट 37, 4/8, ये हो गया 50। कॉट 37 की वैल्यू 4/3 कि 3/4? 4/3 आ गया कितना? 200/3। ये हो गया NB की वैल्यू, NB की वैल्यू 200/3। अब NB आ गया मतलब फ्रिक्शन आ गया, यही है फ्रिक्शंस। और फ्रिक्शन इक्वल टू होना चाहिए म्यू n, तो म्यू इंटू एन ए। तो अगर म्यू निकालना तो वो भी निकाल सकते आप, 200/3/NA, NA की वैल्यू 100, कितना हो गया? 2/3। जमा क्या बात है? तो फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या नॉर्मल एट पॉइंट ए या नॉर्मल बाय वॉल, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ गया। अगर जनरल टर्म में यही रॉड m लेंथ l होता है तो इस जगह में अपन क्या लिखते बताओ? 100 किसके जगह पे है? mg, और ये l/2 cos थीटा, और ये NB इंटू l साइन थीटा। तो यहाँ से l और l, NB की वैल्यू क्या आता? mg cos बाय साइन क्या हो जाता? cot थीटा, cot थीटा बाय 2। ठीक है, ये हो जाता है NB की जगह पे। ये NB मतलब नॉर्मल बाय वॉल, और अगर म्यू निकालना रहता तो डिवाइड बाय NA, mg cot थीटा बाय 2 NA बोले तो mg cot थीटा बाय 2 mg कैंसल, म्यू की वैल्यू क्या आ जाता? cot थीटा बाय 2। इसी सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पूछेगा तो ऐसा हो जाएगा, बना दीजिए।
अच्छे से बनाना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन से एक एक उठा रहा हूँ। ये हो जाए तो ये दूसरा बनाना आप। ये एंगल 53 डिग्री, रॉड लेंथ 10 मीटर, वजन 20 kg। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। म्यू एट हॉरिजॉन्टल सरफेस निकालना है, नॉर्मल एट ए निकालना है, नॉर्मल एट बी निकालना है, फ्रिक्शन एट ए निकालना है। और बनाना फिर रॉड लेंथ 10 मीटर, मास 20 kg, 30 kg कर देता हूँ, 30 kg, एंगल 37 डिग्री। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एक इंसान खड़ा कर देता हूँ इधर, 20 किलो का बच्चा है कोई, जो कि यहाँ से, बातें मत करो ज़्यादा, मारेंगे 2 मीटर दूर पे। म्यू एट ए निकालना है, फ्रिक्शन एट ए निकालना है, नॉर्मल एट ए निकालना है, नॉर्मल एट बी निकालना है। इसको आप स्टैंडर्ड तरीके से बना सकते हो दूसरे वाले को। दूसरे वाले में स्टैंडर्ड तरीके से बनाने जाओगे तो फंस जाओगे। जो प्रोसेस है उसी से बनाई। इसका आंसर आया क्या बताओ? म्यू की वैल्यू कितनी? कितना? 3/8। एन ए 200, एन बी फ्रिक्शन एट ए 75। इसमें ये जो इंसान है उसका वजन बढ़ गया, बस एक्स्ट्रा एक फोर्स बढ़ गया, तो टॉर्क में भी बदलाव हो जाएगा। 20 kg का 200। और रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा, तो ये 300। ये वाला डिस्टेंस आधा लेंथ 5 मीटर होगा, और ये वाला ऊपर 2 है तो ये 3 होगा। तो नॉर्मल एट बी एन बी इंटू 10 sin 37 इक्वल टू 300 इंटू 5 cos 37 प्लस 200 इंटू 8 cos 37। तो यहाँ से एक जीरो गायब कर देता हूँ। एन बी साइन 37 की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 150 इंटू 4/5 प्लस 160 4/5 30 32। तो एन बी नहीं तो 5 यहाँ से कट कर देते, ज़्यादा अच्छा रहे। एन बी इंटू 3 इक्वल टू 600 प्लस 640 1240/3 बराबर। ये हो जाएगा फ्रिक्शन एट ए। म्यू की वैल्यू 1240/3 इंटू 500 124/3।
150 बराबर है ना।